हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5 की बारी है और उसका नाम है वैद्युत चालन। तो दोस्तों इस वाले चैप्टर में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी पूरे बहुविकल्पी। तो दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिया, यकीन बता रहा हूँ कि आपको 40 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके चैप्टर थोड़ा भी कम समझ में आया है, बहुविकल्पी आपने लगा लिया है, तो बहुविकल्पी जब आप लगाते हैं और ख़ास तौर से मैं अगर आपको बहुविकल्पी बता रहा हूँ, तो जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, उस पर जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सब क्वेश्चंस आपके सामने मैं चर्चा करता हूं। यानी पूरा चैप्टर एकदम डीपली में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, उससे आपका सिर्फ इंटर ही नहीं, आपका इंटर और इंटर के बाद जो आपका फ्यूचर है उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए ज़बरदस्त तरीके से तैयार। और देखते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि सर हमने 40 क्वेश्चंस में जो आपने बताया उसमें से हमें कितना क्वेश्चन आ रहा था। ये भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, आपको इतने में से इतना पहले से ही आ रहा था, तो क्या बात है। तो शुरू करते दोस्तों, सामने आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको हल्का फुल्का डराते जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। आपको क्वेश्चन से बोलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो दोस्तों आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो आया है वो क्या कह रहा है, ज़रा उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दोस्तों जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है चालक। चालक के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत जाने हम लोग चालक के बारे में। पहला क्वेश्चन है चालक दिया है, थोड़ा बहुत चालक के बारे में बताएं। तो चालक दोस्तों वे होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो सिंपल आप कह सकते हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें करंट फ्लो होता है, वह क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। जिसमें विद्युत धारा यानी करंट फ्लो होता है वह क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। अब दोस्तों विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि जो चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो कभी शांत बैठते ही नहीं हैं, वो कभी शांत बैठते ही नहीं है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं वह अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, अनियमित और अनियंत्रित गति करते हैं। तो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि दोस्तों जो कुचालक होते हैं, जिसे हम लोग अचालक कहते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं। और हमें कैसा गति चाहिए, अनियमित और अनियंत्रित गति वाला चाहिए। तो अनियमित और अनियंत्रित गति कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे बढ़िया चालक, जो सबसे बढ़िया चालक होता है दोस्तों, वह कौन सा होता है, सबसे अच्छा चालक जो होता है वह क्या होता है, आपका चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, आपका चांदी होता है। बस इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और सबसे बढ़िया चालक क्या है, चांदी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक में 3.2 एम्पियर। अब दोस्तों ये मात्रक दे करके आप समझ गए होंगे कि ये विद्युत धारा दिया हुआ है 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। प्रति मतलब होता है दोस्तों एक, तो टी अपने को कितना दिया, 1 सेकंड दिया हुआ है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको n पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। हम लोग दोस्तों करंट की डिफिनीशन जब पढ़े थे, क्या पढ़े थे करंट डिफिनीशन, या करंट डिफिनीशन होता क्या है, करंट की डिफिनीशन होता है I = Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी विद्युत जो आवेश होता है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू तो दिया नहीं है, हम लोग क्यू को चेंज करेंगे NE/T में। तो I = क्या हो गया, NE/T। अपने को चाहिए क्या यहाँ से n, भैया फार्मूला होता है Q = NE, फार्मूला होता है। तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा,
N इक्वल टू जाएगा I इंटू टी अपान ई। I की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3.2, T की वैल्यू क्या है 1 और E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1 डिजिट पे डिस्मल यहाँ पे, 1 डिजिट पे डिस्मल यहाँ पे, 1 डिजिट पे यहाँ पे, 1 डिजिट पे यहाँ पे, डिस्मल डिस्मल बर्बाद हो गए, डिस्मल डिस्मल दोस्तों बर्बाद हो गए और 16 दूनी 32 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया 16 दूनी 32 2 हो गया और ये -19 है ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ये जो -19 है ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो 2 × 10 की घाते 19 ये दोस्तों इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, यानी प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तब जाकर के 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और ये थोड़ा मोड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आंसर सही है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो लूप में धारा होगी। धारा पूछ रहा है दोस्तों और दिया क्या है 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। दोस्तों ये जो है आपने फ्रीक्वेंसी नाम सुना है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एक आवर्तकाल। 2 वर्ड पहले मैं बता दूं आपको, एक होता है दोस्तों आवर्तकाल, आवर्तकाल, और एक होता है आवृत्ति, एक होता है आवृत्ति। इसको दोनों को दोस्तों कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में, कौन आवर्तकाल है और कौन आवृत्ति है। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई है वृत्तीय पथ, सर्कुलर पाथ है, कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, जितने समय में एक राउंड, एक साइकिल पूरा करेगा उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल। आवृत्ति क्या हो गया, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति, एक चक्कर को लगाने में लगा समय आवर्तकाल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन देखो क्या दिया था कि 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतने चक्कर, क्या दिया है, आवृत्ति। तो दोस्तों आवृत्ति का सिंबल जो होता है एन भी होता है और ये न्यू भी होता है और साथ ही साथ एफ भी होता है, तीनों सिंबल होते हैं। चाहे एन लिखो, चाहे न्यू लिखो, चाहे एफ लिखो, तो मैं यहाँ पे आपको एन ही लिख देता हूँ। तो एन दोस्तों आपका क्या है, आवृत्ति है, एन क्या है, आवृत्ति है। और आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻15, ठीक है, चक्कर, चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड, ये दिया है एन। अब से पूछ क्या रहा है, प्रति सेकंड की दर से घूमता है लूप में धारा आई आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी। इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो आई इक्वल टू जाएगा ई अपान टी। और दोस्तों जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जो होता है वह टाइम आवर्तकाल का उल्टा होता है। देख लो, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति। तो 1 अपान टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन। तो ये दोस्तों हो जाएगा एन ई। तो एन कहाँ से आया, एन आया, टी का उल्टा, 1 अपान टी क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। तो आई इक्वल टू एन दिया हुआ है 6 × 10⁻15 और ई कितना दिया हुआ था, ई आपको पता है यार 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 का टेबल याद है ना, 20 तक का टेबल एकदम जुबान पे होना चाहिए तुम लोगों के। तो 16 छक्का 96, तो 9.6 इंटू 15 में से यहाँ पे घटा दोगे कितना आ जाएगा, -4, 10⁻4 एम्पियर। दोस्तों अगर ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन इस टाइप का कोई है ही नहीं है। अब ऑप्शन में आपको क्या दिया है, मिली एम्पियर में दिया है, और मिली एम्पियर तभी बनता है जब आपका 10⁻³ होता है। तो -3 बनाओ। तो देखो ये जो -4 लिखा हुआ है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁻1 × 10⁻3, और ये -3 किसका काम करेगा, मिली एम्पियर का। -3 किसका काम करेगा, मिली एम्पियर का। और ये -1 जो है, इस -1 से दशमलव जो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दशमलव जब यहाँ आ जाएगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.96 मिली एम्पियर। तो ये दोस्तों आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या समझना था, बस एक चीज़, आवर्तकाल और आवृत्ति। आवृत्ति को मैंने एन से लिखा, जो आवृत्ति होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है। बस वही फार्मूला जो यहाँ फार्मूला लगा है वही फार्मूला यहाँ पर लगा है।
थोड़ा सा केवल क्वेश्चन को घुमाया है। वो कैसे घुमाया है तो आप घूमे नहीं, आप समझ गए कि हाँ ऐसे है। 2 क्वेश्चन दोस्तों हो गए, ठीक ना। अब आते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इरेज कर दे भाई, चलो भाई इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा इस देखो इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन जो आएगा अब इनसे हट के आएगा, मतलब अब जो आएगा अभी आप देखोगे कहोगे हाँ सर ये क्वेश्चन हट के है, और आप देखोगे अब उस टाइप पे जो तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे उस पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ऐसे है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ गया है। कह रहा है कि यदि किसी चालक में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है, यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वह संबंध क्या है दोस्तों? वह संबंध होता है I = NEAVD। I = NEAVD। यहाँ पे जो n है इस n को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये स्मॉल n हुआ। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A उस जो वायर है उस वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग, I है धारा। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दोगुनी त्रिज्या के, अच्छा त्रिज्या यहाँ पे तो क्षेत्रफल के टर्म में है। इस फार्मूले को पहले मैं क्षेत्रफल के टर्म में लिखूँ तब आपको कंपेरिजन करने में, तुलना करने में आसानी हो जाए। तो इसी फार्मूले देखो ऐसे में लिखता हूँ NE एक जगह पे πr² VD। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये दोस्तों इक्वेशन मैंने कब बनाया? यदि किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है तब। v कह रहा, मैं VD लिखा हूँ, v लिख दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब त्रिज्या r थी, ठीक है, धारा I था तो अनुगमन वेग v है। अच्छा आगे कह रहा है कि यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो। अब की बार धारा कितनी है? 2I है। कब 2I है? जब ये n तो n है, E तो E है। अब पाई r की जगह पे कह रहा है कि त्रिज्या क्या हो जाए? दोगुनी, तो 2r²। अब ये v कितना हो जाएगा? इसको मान लो v'। क्या मान ले भैया इसको? v'। ठीक ना। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले मुझे v निकालना है, तो पहले मैं यहाँ से v निकाल लूँ। यहाँ से मैं v निकालूंगा, क्या मुझे मिल जाएगा? v = मुझे मिल जाएगा I/NE πr²। ठीक है। अब यहाँ मैंने माना v', और v' की वैल्यू निकालना है। तो v' को निकालने से पहले मैं एक लाइन और लिख दूँ। क्या इसको देखो, 2I = NE π4r² v'। तो यहाँ से दोस्तों v' क्या हो जाएगा? v' हो जाएगा 2I/4 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ × NE πr²। अब देखो जरा I और E इतना, I/NE πr² की वैल्यू क्या है? v। सामने दिख रहा है ना, I/NE πr² की वैल्यू क्या है? v। तो मैं v' क्या लिख दूँ? 2/4 × v। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो v' v/2। v' v/2। ये दोस्तों कंपेरिजन करना समझ में आया कि नहीं? अपने को क्वेश्चन में कह रहा था कि धारा जब आई थी तब अनुगमन वेग v है। ठीक ना, अनुगमन वेग v है। ये मैंने यही तो फार्मूला हमने कभी याद कराया आपको, ये याद है आपको? I = NEAVD, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अनुगमन वेग में संबंध से। जब धारा I है अनुगमन वेग v है। अब कह रहा कि धारा 2I हो जाती है कब? जब त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। देखो r जगह मैंने 2r लिख दिया। अब इसको मैंने यहाँ से पहले मैंने v का वैल्यू निकाल लिया। अब इतनी जो वैल्यू आएगी उसकी जगह मैं क्या रखूँगा? v रखूँगा। देखो मैंने v रखा, सिंपल सा सॉल्व कर दिया। तो v' की वैल्यू क्या आ गया? v/2। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते घुमा फिरा करके, और हम लोग देख कर डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बस ऐसे समझना, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इसी टाइप का। यल मीटर लंबाई व r मीटर त्रिज्या के ताबे के तार के सिरों के बीच v विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अनुगमन वेग के 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ। अनुगमन वेग का पहला फार्मूला vd = E/m × τ, पहला फार्मूला हो गया।
अनुगमन वेग का दूसरा फार्मूला वी डी इक्वल टू यहीं से चेंज कर देते हैं ई अपान एम, और ई का फार्मूला होता है वी बाई एल इंटू टाउ, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। अब दोस्तों इन दोनों फार्मूले से आप किसी से भी फार्मूले से क्वेश्चन लगा दोगे आपका आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल मीटर लंबाई एल मीटर, त्रिज्या देखो कहीं आ रहा है इसमें, इस फार्मूले में या इस फार्मूले में भाई इसमें लंबाई नहीं है, इसमें लंबाई है, मैं लंबाई ले लिया, एल मीटर लंबाई, और इस फार्मूले में दोस्तों कहीं त्रिज्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब है त्रिज्या को आप 2 गुना करो, 3 गुना करो, 5 गुना करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एल मीटर लंबाई व आर मीटर त्रिज्या के ताबे के तार के सिरों के बीच वी विभवांतर लगाया गया, विभवांतर भी वी है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी है। यदि तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए, भैया आप व्यास 2 गुना करो चाहे त्रिज्या 4 गुना करो, लेकिन इसके अनुगमन वेग में कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला अनुगमन वेग पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। तो त्रिज्या 2 गुना करो, व्यास 2 गुना करो, कुछ भी करो, लेकिन अनुगमन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो पहले वी डी था वही बाद में भी वी डी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? चौथे का सी वाला, चौथे का बी वाला, ठीक ना। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वी डी तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? ओम का नियम दोस्तों, अब दोस्तों ओम के नियम पे आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ओम का नियम क्या है। ओम के नियम पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओम के नियम का सदिश रूप। तो दोस्तों ओम के नियम का एक होता है अदिश रूप, एक होता है सदिश रूप। ओम के नियम का अदिश रूप होता है V इक्वल टू आई आर, ये सब लोग को याद है, ये क्लास 10th में आपने बढ़िया तरीके से याद किया है। ये है ओम के नियम का, इसको मैं इक्वेशन क्यों बना रहा हूँ, मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे अदिश रूप। ये ओम के नियम का क्या है? अदिश रूप है, ठीक है। जबकि दोस्तों ओम के नियम का सदिश रूप होता है वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। ये ओम के नियम का क्या हो गया? सदिश रूप। ये 1 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन वाला कि कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, कब? यदि अनुगमन वेग वी डी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो। अब हमें दोस्तों क्या करना है अपने के, इस यहाँ से कुछ चेंज करके हमें वी डी और ई लाना, यानी देखो यहाँ पे ई तो है, हमें यहाँ पे जे को वी डी में चेंज करना है। हम लोग दोस्तों ये फार्मूला आपको याद हो गया ना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। दोस्तों ये जो फार्मूला है बड़ा काम का फार्मूला है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी जो फार्मूला है बहुत काम का फार्मूला है ये। अब ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है, अभी तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, लेकिन यहाँ पे जे है, और जे को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। जे को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। और धारा घनत्व का फार्मूला होता है जे इक्वल टू होता है आई अपान ए। जब दोस्तों हम लोग जे इक्वल टू आई अपान ए निकालेंगे तो ए बेचारा कट जाएगा, तो जे इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा? एन ई वी डी। जे का फार्मूला आया। अब इस जे के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा? एन ई वी डी इक्वल टू आगे क्या है? सिग्मा ई। मुझे वी डी चाहिए तो वी डी इक्वल टू सिग्मा अपान एन ई इंटू ई, सही है ना। वी डी, अब देखो सिग्मा क्या बोलते हैं हम लोग? एक होता है सिग्मा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोस्तों अपना क्या होता है? नियतांक होता है। और किसी भी समीकरण में से जब नियतांक को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल लेकर आते हैं, VD प्रोपोर्शनल टू E। अब देखो कोई ऑप्शन जो है ऐसा मिल रहा है आपको, VD प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD रहेगा, तब ओम का नियम क्या हो जाएगा? VD प्रोपोर्शनल टू E। कहाँ से आया? यहाँ से मैंने आपको बताया, ये लाइन आपको ध्यान देना है कि ओम के नियम का सदिश रूप। ये तो मैंने वैसे बता दिया, ओम का नियम का सदिश रूप पता होना चाहिए। जे इक्वल टू सिग्मा ई, और जे क्या होता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व का फार्मूला होता है आई अपान ए। तो आई का मेन फार्मूला एन ई ए वी डी। जब ए से भाग दे दोगे तो जे इक्वल टू मिल जाएगा एन ई वी डी। मैंने जे के जगह पे लिखा एन ई वी डी इंटू सिग्मा ई, तो सिग्मा एन ई से डिवाइड कर दिया मैंने, और ये जो पूरा आया ये पूरा क्या है? नियतांक है। और जब किसी भी नियतांक को हटाते हैं प्रोपोर्शनल लेकर आते हैं, ठीक है। चलो भाई ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों एकदम इसी टाइप का है, बस मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जगह चलो हो जाएगी, ठीक है, चलो हो जाएगी उसमें।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध है। हे देखो यही वाला, ये वाला देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये छठवां आंसर है आपका। कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग वीडी में संबंध क्या है, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ये आया कैसे, ये दोस्तों याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा जे इक्वल टू आई अपान ए, जो मैंने यहाँ पे बताया। और आई का मेन फार्मूला ये तो जुबान पे हो गया होगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये आपको याद हो गया है। और आई, आपने आई की वैल्यू रखा, ए बेचारे कट गए, तो क्या मिल गया, एन ई वी डी। एन ई वी डी ये क्या है, जे इक्वल टू एन ई वी डी, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, उस पर आते हैं। चलो भाई एडिट कर दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे, और देखोगे, और आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा जो आगे मिलेंगे, और नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आगे मिलेंगे, मैं इतना कह रहा हूँ आगे मिलेंगे। और उस तीनों चारों क्वेश्चन को हम लोग एक जगह पे समझते बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 विद्युत प्रतिरोध की बीमा है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिरोध की बीमा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपान आई। ये कहाँ से आया, अभी मैंने आपको ओम का नियम बताया ना, ओम के नियम का अदिश रूप V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपान आई। R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपान आई। तो दोस्तों मान चलो कि V का आपको बीमा नहीं याद है, पहले मैं मात्रा की बात कर लूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मात्रा अगर मैं बात करूँगा, अच्छा पहले R की परिभाषा, R की परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है, कभी नहीं। R मतलब क्या, प्रतिरोध, जो अवरोध उत्पन्न कर दे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जो अवरोध उत्पन्न करे उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना, जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वही प्रतिरोध होता है। मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, करंट का मात्रक एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। और ओम का सिंबल होता है ये तो मात्रक हो गया। ठीक है, अपने को बीमा पूछा हुआ है, बीमा देख लो भाई। बीमा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रतिरोध की बीमा आप जुबान पे रखो। अभी और किसी चीज़ का बीमा मैंने नहीं याद कराया है, लेकिन आर का याद कराने को कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, अभी और चीज़ बताऊँगा ना तो वहाँ समझ में आ जाएगा। बीमा देखो, मान चलो कि वी का आपको नहीं याद है, तो वी का क्या होता है, डब्लू अपान क्यों। तो डब्लू का ML2T-2, और क्यों का होता है AT इंटू 1 अपान आई। आई का क्या हो जाएगा, A। आई का ये हो गया, तो ये बीमा क्या निकल कर आया, ML2T-3A-2। ML2T-3A-2 ये डायमेंशन है किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, चलो। और दोस्तों प्रतिरोध में कुछ चीज़ें और, प्रतिरोध का एक और फार्मूला होता है R इक्वल टू ML अपान NE² टाउ। ठीक है, ये प्रतिरोध का फार्मूला होता है। अब मैं दोस्तों यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई चालक है, अगर चालक, एक मैं यहाँ पे चालक लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ अर्धचालक। ये आपके एग्जाम के लिए जो बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन में भी मिलने वाला है। जब मिलेगा तुरंत बताएंगे। देखो ये बता दिया हूँ, डायरेक्ट आंसर ना, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों जो चालक होते हैं, चालक को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, चालक का टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ये चीज़ दोस्तों यहाँ से फार्मूले से मैं प्रूफ करके बताऊँगा, बाकी याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक दोस्तों क्या है, जैसे हम लोग मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर दोस्तों अगर हम लोग का मोबाइल चार्जर हीट हो जाता है, मोबाइल चार्जर हीट हो जाता है, तब देखते हो उस समय हम लोग की मोबाइल बढ़िया से चार्ज नहीं होती है। इसका मतलब कि मोबाइल का चार्जर हीट हुआ यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम फ्लो होता है। सेम वैसे अगर मोबाइल कभी कभी हीट हो जाती है तब भी मोबाइल अपना चार्ज नहीं होती है, यानी हीट होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, करंट कम हो गया। ये बात होती है चालक में। किसमें बात होगी, चालक में। ये मैंने याद करने के लिए तरीका बताया है, बाकी ऐसा उसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ यहाँ पर है। ये दोस्तों होता है टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग, सरांति काल बोलते हैं। टाउ को क्या बोलते हैं, सरांति काल बोलते हैं।
अब ये श्रांति काल होता क्या है? श्रांति काल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से या इस इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से एक टक्कर हुआ, ये दूसरा टक्कर हुआ, ये दो टक्कर के बीच में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। ठीक ना। अगर दोस्तों मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर देखो टी एरो क्या दिखा रहा है, इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बहुत तेज़ी से टकराएंगे, बहुत तेज़ी से टकराएंगे। जब बहुत तेज़ी से टकराएंगे जो इसका टाउ है वह टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दोस्तों ये टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टाउ कम हुई भाई, दुश्मनी चल रही है ना, व्युत्क्रमण उपाधि है, व्युत्क्रम में है, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, तो आर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, बाकी इसको आप स्किप कर सकते हो। बस इतना जानो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो जो मैंने आपको तरीका बताया वहाँ से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूँगा तो आपको, अगर ये सर क्या टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जबकि दोस्तों अर्धचालक में एकदम उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जब अर्धचालक वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब वहाँ के एक एक नंबर के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, झौवन भर का क्वेश्चन लगाएंगे, तब वहाँ पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अभी इतना जानो कि अर्धचालक में चालक का उल्टा हो जाता है। चालक में क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस घटा। जबकि अर्धचालक में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटा और टेम्परेचर को घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब इसमें भाई करंट तभी अच्छे से फ्लो होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो करंट ज़्यादा अच्छा फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है। मोबाइल गर्म हो गई तो अपना मोबाइल चार्ज अच्छे से नहीं होती है। ठीक ना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के याद करने के तरीके बताए हैं। ठीक ना। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, अभी तो ये मैंने बता दिया, और कुछ बता दूं मैं आपको। दोस्तों ये तो वैद्युत प्रतिरोध हो गया। एक वर्ड होता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, और वैद्युत चालकता जो होता है दोस्तों उसका सिंबल होता है C इक्वल टू होता है 1/R। तो अब दोस्तों ये वैद्युत चालकता में कभी आपसे वैद्युत चालकता की परिभाषा नहीं पूछता है, वैद्युत चालकता का बीमा पूछता है, वैद्युत चालकता का मात्रा पूछता है। अब अगर आपको R का बीमा याद रहेगा, यहाँ से R का बीमा याद रहेगा तो इसी का उल्टा कर दो। इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T3A2। ये क्या आ गया, बीम आ गया। किसका, वैद्युत चालकता का। एक वर्ड और होता है, एक वर्ड दोस्तों होता है रो, और रो को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता। अब दोस्तों इसका एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा फार्मूला होता है, रो इक्वल टू RA/L। रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। बस आपको ये याद रखना है। अगर ये याद आप रखेंगे तो यहाँ से देखो, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक मीटर, मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा इसका मात्रक, ओम मीटर। ये दोस्तों मात्रक अभी आपको आएगा क्वेश्चन में, आगे आएगा ओम मीटर। अब मैं बता रहा हूँ आपको बीमा। अब बताओ बीमा इसकी याद करने की जरूरत है क्या। आपने ओम का रट मारा है, क्या रट मारा है, ML2 T-3 A-2। तो अगर मीटर का मल्टीप्लाई कर दो केवल, ये देखो इसमें मीटर का मल्टीप्लाई करोगे L3 हो जाएगा। तो ML3 T-3 A-2, ये क्या आ गया, रो का बीमा आ गया। ठीक है। एक वर्ड और होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। आपका वैद्युत प्रतिरोध हुआ, फिर वैद्युत चालकता हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। क्या आते हैं, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। ठीक ना, विशिष्ट चालकता सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू दोस्तों होता है 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, 1/ρ हो गया। अच्छा, जब सिग्मा इक्वल टू 1/ρ करेंगे तो रो का उल्टा का बीमा कर दो, जो आया है इसका उल्टा कर दो, M-1 L-3 T3A2, बस बीमा आ गया। अब दोस्तों आपको क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आपको टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन ना पूछ करके टेम्परेचर और इसमें रिलेशन पूछता है। अब बताओ जरा, किसी का अगर R टेम्परेचर बढ़ाने पे R बढ़ा तो रो बढ़ेगा, R बढ़ेगा रो बढ़ेगा। अब ये C उल्टा है,
आर बढ़ेगा सी घटेगा, यानी किसी भी चालक का अगर हम लोग प्रतिरोध बढ़ा दिए हैं तो कंडक्टिविटी, ठीक है, वैद्युत चालकता, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक ना, वैद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये आपका है ही है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या, एक आर, दूसरा आपका रो, दूसरा सी, तीसरा रो और चौथा सिग्मा। तो मैंने चार चीज़ बता दिया, आर सी रो और सिग्मा, आर सी रो और सिग्मा, ये इन 204 के आपको बीमा, चारों के मात्रक, चारों के प्रतिरोध पर क्या निर्भर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चारों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए, एक नंबर ये दिला के मानता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो हो गया ना भाई, हाँ, प्रतिरोध का बीमा पूछा हुआ था, प्रतिरोध का बीमा हो गया ये, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अब मैं इतना देर तक इसको समझाया हूँ ना, अब इसमें कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं, पूरे 40 क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इरेज कर दे भाई। चलो एक बार में बताया ताकि आपको लगे ना कि एक चीज़ याद किया मैंने, तो ये बाई 1 गेट 4 फ्री यहाँ पे है, ठीक ना, बाई 1 गेट 4 फ्री वाला हाल है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है कि एक याद करें और 4 अपने आप याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों जो 7 मैंने लगाया है और 7 ने जो व्याख्या की है उसी पे काम आने वाला है। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। अभी तो वैद्युत चालकता बताया ना, वैद्युत चालकता का सिंबल सी, सी इक्वल टू होता है 1/r, तो सी इक्वल टू 1/500, 500 से भाग मत दो, इसको ऐसे लिखो 1/5, 2 जीरो को ऊपर भेज दो 10 घाते -2, 1/5 का मतलब होता है 0.2 गुणे 10 की घाते -2। अब ऑप्शन यही दिया है कि और कुछ दिया है, ऐसा नहीं दिया है, तो सी इक्वल टू 0.002 ऐसे दिया भाई, 0.002, ठीक है। और मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, और बीमा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ आर का बीमा याद किया है, आर का बीमा याद है, सी का, रो का, सिग्मा का सब निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि एक तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। कोई तार है दोस्तों, ये तार है, ये तार है और इस तार की लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जा रही है, इस तार की लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो कह रहा बताओ, अच्छा ये बताओ प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू, मैं थोड़ा यहाँ से लिख दूँ, R इक्वल टू होता है रो L/A, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा, ठीक ना, ये रिलेशन होता है। तो लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कह रहा है कि अब जगह प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ का अगर आप लंबाई में बढ़ा रहे हो तो लंबाई बढ़ा रहे हो, प्रतिरोध में परिवर्तन का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला पहले मैं आपके सामने लिखूँ। 2 तरीके से फार्मूले निकाले जाते हैं, एक फार्मूला लंबा तरीका से होता है, मैं लंबा तरीका एकदम नहीं बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में जब आंसर पूछेगा तो भाई वो शॉर्टकट भी लंबा ही लगता है। अब देखो शॉर्टकट लंबा लगेगा, अभी तुम लोग देख के डरोगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि 1 नंबर पाना है तो डरना नहीं है, ठीक है। चलो तो मान चलो कि जब ये तार था, ये L लंबाई है, L1 लंबाई है, इस तार का प्रतिरोध है R1। जब तार की लंबाई L2 हो जा रही है तो प्रतिरोध हो जा रहा है R2। इन दोनों के बीच में जो फार्मूले आप सॉल्व करके बनाए जाते हैं, डायरेक्ट मैं वो फार्मूले पे आ रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके फार्मूले दिखा नहीं रहा हूँ, वो फार्मूले पे डायरेक्ट मैं आ जा रहा हूँ। वो फार्मूला क्या बन जाता है, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला है। अगर क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए तो बगल में लिख लेना, क्षेत्रफल की बात कर दिया जाए तो R1/R2 इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है ना, जब आप सेट करते हैं फार्मूला बन जाता है। अच्छा त्रिज्या के रूप में कभी कभी क्वेश्चन आएगा, अभी अगला क्वेश्चन त्रिज्या में आएगा, तो वहाँ पर जाएगा R1/R2 इक्वल टू R2/R1 की घाते 4। दोस्तों ये तीन फार्मूले बने हैं, एक लंबाई पर, एक क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल कभी कभी ना दे करके त्रिज्या में पूछता है तो ये त्रिज्या वाले फार्मूले पर, ठीक ना। अपने यहाँ पे लंबाई की बात कर रही है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले तार का प्रतिरोध R1 है, बाद में तार का प्रतिरोध R2 हो जा रहा है, पहले लंबाई L1 है और बाद वाली जो लंबाई है तो उसमें क्या किया जा रहा है, 1% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। जैसे मान लो दोस्तों ये तार की लंबाई कितनी है, पहले L1 थी, L1 तो तार की लंबाई है ही,
उसमें वृद्धि कर दिया गया तो प्लस लगा दोगे, कमी कर दिया जाएगा तो माइनस लगा दोगे। वृद्धि कर दिया गया, कितना वृद्धि कर दिया गया? L1 का 1%, तो L1 का 1% L1 गुणे 1/100 यानी L1/100, यही ना, इतना वृद्धि कर दिया गया। अब ये टोटल लंबाई कितना हो गया, इसको जोड़ लोगे ना भैया, एलसीएम लेना पड़ेगा। 100 1 के 100, 100 और 1 101, 101/100 L1। पहले लंबाई कितनी थी? L1, अब कितना हो गया? 101/100 L1, ठीक ना। तो मैं L2 जगह पे क्या लिख दूँ? 101/100 L1 होल स्क्वायर। L1 बेचारे बर्बाद हो गए, L1 बर्बाद हो गए, ठीक ना। जब बर्बाद हो गए तो R1/R2 अपने को क्या मिला? R1/R2 इक्वल टू अपने को क्या मिला? ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/101 का होल स्क्वायर। अपने को दोस्तों चाहिए R2, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो 101 गुणे 101/100 गुणे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R1, ठीक ना। 101 गुणे 101 का गुणा करके 100 गुणे 100 उतने से डिवाइड कर देंगे तो उतना अपना R1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि ये आ जाएगा 1.0201। आप क्या करना है, इतने का मल्टीप्लाई करके इतने से डिवाइड कर दोगे, इतना आ जाएगा आपका, इतना R1, ठीक है। ये R2 आया है। अपने को दोस्तों क्या पूछा है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, और आंसर जो दिया है प्रतिशत में दिया है। आंसर क्या दिया? प्रतिशत में। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए वो तरीका क्या होता है? प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। तो अभी प्रतिरोध में परिवर्तन हमने निकाला ही नहीं, तो प्रतिरोध में परिवर्तन बोले डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़्यादा में से कम को घटा दो, ज़्यादा कौन है? R2 में से R1 को घटा दो। R2 की वैल्यू क्या है? 1.0201 माइनस R1, ठीक है। यहाँ भी R1 लगा है ना, R1 माइनस R1। अब यहाँ से आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0.0201 R1, ये डेल्टा R आ गया। तो ये प्रतिरोध में परिवर्तन आ गया। फार्मूला मैंने क्या बताया? प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अभी मैंने डेल्टा R निकाला है, ठीक है। अब डेल्टा R जगह पे 0.0201 R1 बटे R1 गुणे 100, तो ये बेचारे R1 तो बर्बाद हो गए, और 100 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2%। तो आप कहोगे सर क्या गजब है। अब देखो मैं शॉर्टकट किया हूँ तब जाके ये हाल है। अगर शॉर्टकट नहीं करता तो ये जो पूरा बोर्ड यहाँ बचा हुआ थोड़ा बहुत ना, वो बचता नहीं, वो भी भर जाता। तो दोस्तों ये चीज़ आपको, अच्छा ये थोड़ा सा लंबा और इसीलिए लग गया क्योंकि मैंने एक साथ में एक फार्मूले, दो फार्मूले, तीनों फार्मूले बताए और थोड़ा बहुत व्याख्या करके बताना पड़ा। लेकिन अब थोड़ा शॉर्टकट और तेज़ी से देखो। ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा कब? जब लंबाई में वृद्धि होगी तब। ये फार्मूला तब याद करना पड़ेगा जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में जल्दी नहीं पूछता, त्रिज्या में पूछता है। तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो ये लंबाई वाला हो गया। पहले प्रतिरोध R1 था, बाद में प्रतिरोध R2 हुआ। पहली लंबाई L1 था, बाद में 1% बढ़ा दिया गया। 1% का मतलब L1/100 कितना हो गया? 101/100 L1 कट गया, तो ये लाइन ये हो गई। फिर मैंने यहाँ से क्या निकाला? R2 निकाला, R2 आ गया, डिवाइड कर दिया। अब R2 आया तो कितना परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन आ गया। फिर परिवर्तन के बाद प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, ये फार्मूला होता है। प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, वहाँ से रख करके मैंने क्या निकाल लिया? प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ ये निकाल लिया, ठीक है ना। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। चलो भाई इरेज करें, इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों एकदम इसी टाइप का है और अब की बार त्रिज्या की बात कर देगा, ठीक ना। अब की बार किसकी बात करेगा? त्रिज्या की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जाती है, तार के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। चलो भाई डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख दूँ मैं? R1/R2 इक्वल टू R2/R1 की घाती 4, ठीक है। ये फार्मूला लग गया, आपको पता चल गया भाई केवल त्रिज्या की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। R1/R2 इक्वल टू त्रिज्या में 1% की कमी कर दे रहा है, 1% कमी,
पहले ये मान लो तार है, इस तार की त्रिज्या क्या थी, पहले R1 थी, बाद में त्रिज्या क्या हो जा रही है, R2 हो रही है। जो R2 हो रही है वह R1 में से कमी हो जा रही है, कितना, 1%, तो R1/100, तो 100 माइनस 1 99, 99 R1/100, और ये जो R1 है इसको मैंने 1/R1 लिख दिया, घाते क्या लगा दूँ, 4, ये R1 बर्बाद हो गए, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99/100 की घाते 4। मुझे क्या चाहिए, R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 100 कितनी बार, 4 बार, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, बटे 99 कितनी बार, 4 बार, 99 गुणे 99 गुणे 99, ठीक ना। यहाँ पे R1, तो ये दोस्तों आपको करना पड़ेगा, 100 का 4 बार गुणा करके 99 का 4 बार गुणा करके आप लोग डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.04 R1 आ जाएगा, ठीक ना। ये R2 आया, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा R, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा R। डेल्टा R का फार्मूला क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा यही है, R2 बड़ा है, तो डेल्टा R इक्वल टू R2 की वैल्यू 1.04 R1 माइनस R1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, ये माइनस कर दोगे 0.4 R1, 0.04 R1, सही है ना। ये डेल्टा R आ गया। अपने को क्या चाहिए, प्रतिशत में परिवर्तन, तो क्या प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध R1 है गुणे 100, प्रतिरोध में परिवर्तन बटा प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100, हमेशा दोस्तों प्रारंभिक पे ही निकाला जाता है। तो डेल्टा R की वैल्यू हमने कितना निकाला, 0.04 R1 बटे R1 गुणे 100, R1 बेचारे बर्बाद हो गए, 100 से गुणा कर दोगे आ जाएगा 4%, ठीक ना। ये कितना आ गया, 4%। अब ये आपके पास ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों डायरेक्ट मैं बता दूं कि हाँ ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट बोलो हाँ 2%, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट बोलो 4%, अब ये तरीका तो नहीं मिल पाया है। अगर आपको कुछ इस तरीके का ट्रिक मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ट्रिक बताना कि हाँ सर क्वेश्चन दे करके ही टिक कर लेते हैं, ये ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं डायरेक्ट 2%, डायरेक्ट 4%, अगर रहेगा भाई तरीका बताना, ताकि मैं भी आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। बाकी ये तरीका अभी तक है, ये शॉर्टकट आया है। बाकी ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है कभी कभी सॉल्यूशन में वो भी बताया जाता है, तो मैंने उसको सॉल्यूशन में नहीं बताया ताकि आप ऐसे लगा सको, आसानी से लगा सको। अब की बार आसान लगा ना। चलो भाई ये क्वेश्चन अपना रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो Y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। चलो भाई एक ग्राफ बनाना है दोस्तों आपको, ये ग्राफ हो गया और एक में इसमें X अक्ष हो गया, इसमें Y अक्ष हो गया। Y अक्ष पर कौन है, Y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, I इसको इधर कर रहा है तो इसका V इधर आ जाएगा। और आगे ये भी कह रहा है कि थीटा कोण Y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, जो ये सरल रेखा है वो सरल रेखा Y अक्ष से थीटा कोण बनाता है। बात समझो जरा, ये हुआ Y अक्ष, ये हुआ X अक्ष। Y अक्ष पे करंट और X अक्ष पर वोल्टेज। कह रहा है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन थीटा एंगल बनाता है विद Y एक्सिस। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है दोस्तों एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते भाई, अच्छा अपना ये R कब निकलेगा, अपने को ये पता है और ये पता है V, ठीक ना। तो हम लोग tan क्या लगा दे भाई, ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I, ठीक है ना। R इक्वल टू क्या होता है V/I, ठीक ना। R इक्वल टू क्या होता है भाई, चालक का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध R क्या होगा भाई अपने को R इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, R इक्वल टू होता है V/I, ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V/I। तो V अपना क्या है, V अपना दोस्तों है परपेंडिकुलर, I अपना क्या है बेस। तो R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, R इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। और साइन कॉस टेन में अगर आप याद करोगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये तो सबको याद है यार, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब बताओ ये परपेंडिकुलर अपान बेस आया है तो आप सीधे कह सकते हो कि R इक्वल टू क्या हो गया टेन थीटा। इसका मतलब है जो आपका
जो आपका ये क्या पूछ रहा था कि चालक का प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध क्या होगा, tan थीटा होगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा, tan थीटा होगा। सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं मैंने किया है, नया कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल मैंने ये जो क्वेश्चन जैसे कहा वैसे मैंने फिगर बना दिया। उसके बाद ये आपका ये V है तो ये V बन गया, ये I है ही है, तो R बोले तो R का फार्मूला होता है यार रेजिस्टेंस, ओम का नियम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपान आई, और V क्या है आपका परपेंडिकुलर है, I क्या है बेस है, और परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। ये आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक ना। चलो भाई, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इरेज करते भाई, एकदम इरेज करते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आएगा, 12 को छोड़ना नहीं, ठीक ना। बहुत क्वेश्चन लगा लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा लिए, अब 11 तक लगा लिया, 12 जो आएगा ना उसको छोड़ना नहीं, 12 का 12 बजा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध होगा। देखो केवल लंबाई की बात किया है, केवल लंबाई की बात करेगा तो ये फार्मूला R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। केवल त्रिज्या की बात करता तो R1 बटे R2 इक्वल टू R2 बटे R1 की घाते 4, ठीक। तो कह रहा कि पहले तार का प्रतिरोध क्या था, मान लो R1 था, बाद में R2 हो जा रहा है, भाई R2 पूछ रहा, R2 कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, पहले तार का प्रतिरोध कितना था 50 ओम, R1 कितना दिया है, पहले तार का प्रतिरोध 50 ओम था और उस 50 ओम के तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जा रही है। इसका मतलब कि पहले लंबाई L1 रही होगी और अब 2 गुनी कर दिया गया। अब बताओ 2 गुनी कर दिया गया तो L का 2 गुना 2L1, अच्छा L है तो L का 2L, L1 है तो 2L1, तो लंबाई 2 गुनी कर दी गई, 2L1 कर दिया गया होल स्क्वायर। बेचारे L1 बर्बाद हो गए। 50 बटा R2 इक्वल टू 1 बटा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो R2 इक्वल टू क्या हो गया 50 के 200। अब ये क्वेश्चन लगाया आपने, मजा पाया, ठीक है। आप ऐसे चाहते हो ऐसे भी आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आएँ, प्रतिशत में आएगा प्रतिशत वाला भी आएगा, तो प्रतिशत वाला भी मैंने तरीका आपको बता दिया है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा लॉन्ग हो जाता है। तो ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12 का 12 बज गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में बिंदु P व Q के बीच कुल प्रतिरोध है। तो P और Q के बीच कुल प्रतिरोध है। क्वेश्चन देखो फिगर जो बनाया है, ऐसे बनाया है ना, ऐसे, फिर ये ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है, और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बना करके, और दोनों को यहाँ पे ये अर्थ से दिखा दिया। ये अर्थ का सिंबल है भाई, ठीक ना, ये क्या है, ये अर्थ का सिंबल है, इस तरीके से बनाया है दोस्तों। ये भी प्रतिरोध R दिया है, ये भी प्रतिरोध R दिया है, ये भी प्रतिरोध R दिया है, ये भी प्रतिरोध R दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है P और यहाँ पे दिया हुआ है Q, और P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। दोस्तों ये वाला प्रतिरोध किससे कनेक्ट है, अर्थ से, ये वाला प्रतिरोध किससे कनेक्ट है, अर्थ से, दोनों अर्थ से ही कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में हैं। इस फिगर देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया ये वाला, ये देखो ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे हुआ आपका P और यहाँ पे हुआ आपका Q, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ला करके ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध किससे हैं, अर्थ से कनेक्ट हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे आपको मैं Q लिख दिया हूँ और यहाँ पे मैं अर्थ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे अर्थ, ठीक है। यानी ये वाला R, ये वाला R दोनों क्या है, अर्थ से कनेक्ट हैं। जब दोनों अर्थ से कनेक्ट है तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये जब दोनों सीरीज में हो गए तो R 2R हो गया, और ये R और ये 2R तीनों किस में हो गए, समांतर में। ये और ये तीनों किस में हो गए, समांतर में। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1 बटा R डैश इक्वल टू 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा 2R, 1 बटा R डैश इक्वल टू, जोड़ दो भाई, 1 बटा R 1 बटा R, क्या हो जाएगा 2 बटा R प्लस 1 अपान 2R। एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा, 2R का एलसीएम, R से कैंसिल, 2 जा 4 प्लस 2R से कैंसिल 1 अपान R डैश इक्वल टू इतना, तो 1 अपान R डैश इक्वल टू 415, 5 अपान 2R, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा 2R अपान 5, क्या हो जाएगा 2R अपान 5। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है। मज़ा है ना, कुछ नहीं करना था, बस ये और ये दोनों कहाँ हैं,
दोनों अर्थ से हैं, दोनों अर्थ से हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ मैंने लगा दिया, दोनों एक साथ जाके अर्थ में हो गए, यानी दोनों सीरीज में हो गए। जब दोनों सीरीज में हो गए तो इसका कितना आया 2r आ गया, और ये समांतर में है और इसके साथ ये भी समांतर में हो जाएगा। तो अब तीनों समांतर में हो गए, समांतर वाला फार्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। 50 ओम का है कोई तार है, ये तार दोस्तों क्या है, ये कोई तार है, और ये तार कितने ओम का है, 50 ओम का है। इसको जब 5 बराबर भागों में काटोगे तो हर एक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 10-10 ओम का होगा, ठीक ना। हर एक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 10-10 ओम का होगा। और इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश इक्वल टू 1/10, भाई 50 ओम का था, आपने 5 भागों में काटा तो 10-10 आया। तो अब 10-10 को क्या करो, समांतर क्रम में 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1/r डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, हर बराबर होने पर अंश को आपस में जोड़ देते हैं, 5/10, 1/r डैश इक्वल टू 5 1 5 5 2 10, तो r डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो ये दोस्तों आपका आंसर है, ठीक ना। 2 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a के निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। किसका प्रतिरोध दोस्तों सबसे कम होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो यल अपान ए। तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा जिसकी लंबाई सबसे कम होगी, लंबाई कम हो और एरिया ज़्यादा हो। लंबाई कम प्रतिरोध कम, एरिया ज़्यादा प्रतिरोध कम, सही ना, मैं सही बोला। लंबाई कम प्रतिरोध कम, एरिया ज़्यादा प्रतिरोध कम, ठीक है। प्रतिरोध कम चाहिए तो प्रतिरोध कम देखो, अच्छा एल तथा 2l ज़्यादा हो जा रहा है, l/2 l लंबाई कम हो जा रहा है, ठीक है। लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, 2l सही है। 2a प्रतिरोध ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा प्रतिरोध कम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो देखो ऐसे लिखा हुआ है l/2 और 2a। अब देखो लंबाई l था, l/2 हो गया, कम हो गया, तो लंबाई कम प्रतिरोध कम। एरिया पहले a था, अब 2a हो गया, ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा प्रतिरोध कम, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आ गया भाई। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध याद है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से रो का फार्मूला हो गया RA/L ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। 16वां देखो ऐसी हो गया। 16 आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻8 ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध होगा। तो आपको क्या दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है रो कितना दिया है, 50 × 10⁻8 ओम मीटर दिया है। और क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर लंबाई, एल दिया है 50 सेंटीमीटर को मीटर बना दो, 50 × 10⁻2 मीटर। और क्या कह रहा है, घन का प्रतिरोध पूछा हुआ है आर का फार्मूला होता है दोस्तों R इक्वल टू रो यल अपान ए। तो रो की जगह पे 50 × 10⁻8, एल की जगह पे 50 × 10⁻2, और इसका एरिया एल स्क्वायर यानी 50 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो एक बार तो कट जाएगा, एक बार बचेगा, और एक बार में जो बचेगा तो एक बार मैं लिख देता हूँ पहले। एक बार जो बचेगा 50 × 10⁻8 ये बचा, और नीचे क्या बचा 50 × 10⁻2। 50 ही बेचारे बर्बाद हो गए, -2 ऊपर जाएगा +2, तो हो जाएगा 10⁻6 -6, ठीक है, ओम। 10⁻6 ओम देखो भाई ऑप्शन में है, 10⁻6 ओम जो दिया वही आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। चालक की प्रतिरोधकता बोले तो रो और विशिष्ट चालकता बोले तो सिग्मा, इन दोनों का गुणनफल किस पर निर्भर करेगा, देख लो। रो
सिग्मा मैंने बताया दोस्तों, सिग्मा जो होता है रो का उल्टा होता है, तो 1/रो लिख दो। सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, तो 1/रो लिख दिया। और ये देखो सब कट गया, 1 आया, यानी किसी पर निर्भर नहीं करता। भैया इसमें कुछ आया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई द्रव्यमान कुछ आया है? कुछ नहीं आया, 1 आया है। इसका मतलब कि रो और सिग्मा का गुणनफल कुछ किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन में अगर कोई दिया है कि क्या दिया ऑप्शन में, कोई इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया भाई आपका कौन सा, 19। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए यहाँ पे देखो कितनी तेज़ी से क्वेश्चन हुआ ना, कितनी तेज़ी से क्वेश्चन हुआ। देखो 14, 15, 16, 17, 18, कितनी तेज़ी से 4-5 क्वेश्चन हो गए। ऐसे दोस्तों आपके इधर भी क्वेश्चन कुछ होने वाले हैं, ठीक ना। चलो इरेज कर दे भाई। वो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में टाइम लिया था ना, उसी टाइम का यहाँ पे क्या हो गया है, यूज हो गया है। मैंने वहाँ बताया था सब कुछ, तो वहाँ बताने से यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत तेज़ी से हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 20 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। चलो भाई, दो प्रतिरोध हैं, एक है 2R, एक है R, दूसरा है 2R। ये दोस्तों कोई प्रतिरोध है, ये है R और दूसरा है 2R, और ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, दोनों दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। अब दोस्तों जरा मुझे बताओ, समांतर क्रम में क्या चीज़ें समान होती हैं? समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, जबकि धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, जबकि धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इसका भी हो जाएगा। विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में आपको फार्मूला निकालना है ऊष्मीय ऊर्जा का। तो W का दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा बोलो, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा बोलो, चाहे वर्क बोलो, दोनों बातें की होता है। तो W का 3 फार्मूला होता है, W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू T। V और R में कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। तो ये वाला मैं फार्मूला ले लेता हूँ। तो पहले इसका वाला और इसका वाला, तो W1 अपान W2 इक्वल टू W1 की जगह पे V स्क्वायर अपान R1 इंटू T लिख दो, बटा ना करके गुणे लगा दो। जब गुणे लगाओगे क्या हो जाएगा, R2 अपान V2 स्क्वायर इंटू T, ऐसे ना। चलो भाई, T से कट जाएगा, V स्क्वायर से कट जाएगा। तो W1 अपान W2 इक्वल टू R2 वैल्यू क्या है 2R, R1 की वैल्यू क्या है R से कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1, क्या जाएगा 2:1। ये आंसर आपका सही है, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला दोस्तों, आपने फार्मूला लगाया। ये 3 फार्मूले होते हैं, ये तीनों फार्मूले आपको याद होंगे भी। W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू T, ये फार्मूले हो गए। और इस फार्मूले पे हमने देखा कौन सा फार्मूला अपने को लगाना है जिसमें V और R पता हो। V और R वाला फार्मूला मैंने निकाल दिया, दोनों का रेशियो निकालना है दोस्तों, रेशियो मैंने निकाल दिया। क्या आ गया आपका 2:1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे आते भाई क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। तो पहले दोस्तों इस बात को समझने, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे घर में जितनी भी वायरिंग होती है, वायरिंग में जो हमारे बल्ब लगे होते हैं ना, वह किस में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं, समांतर क्रम में। ऐसे भी समझ सकते हो, मान चलो वो एक पल के लिए आपको नहीं याद था, 60 वाट था 40 वाट था 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ जाते हैं, मतलब दोनों बल्ब का विभवांतर समान है। दोनों बल्ब का विभवांतर समान है, इसका मतलब है कि दोनों बल्ब हमारे किस में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो ये मान लो भाई पहला बल्ब है अपना, ये बल्ब है दोस्तों पहला बल्ब, ये हो गया आपका दूसरा बल्ब। ये दोनों बल्ब दोस्तों किस में जोड़े हो गए हैं, समांतर क्रम में। और कितने वोल्ट से जोड़े गए हैं, कितने वोल्ट से जोड़े गए ये भी आपको दिया है। कितने वोल्ट से जोड़े गए हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े गए हैं, ठीक है। और कितने कितने वाट के हैं, ये है आपका पहला 40 वाट और दूसरा वाला आपका क्या है 60 वाट। 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब हैं और दोनों 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े गए हैं। तो क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात। अब दोस्तों आपको पता है इसका प्रतिरोध हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया, सॉरी इसका पावर, इसका पावर, ठीक है। अब इसका जो वोल्ट होगा, इसका भी वोल्ट वही 220 वोल्ट होगा, इसका भी वही 220 वोल्ट होगा। तो अपने को पावर का ऐसा फार्मूला निकालना है। अच्छा, पावर के कितने फार्मूले होते हैं, पावर के 3 फार्मूले, पहला VI,
दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर अपान आर। पावर के 3 फार्मूले हो गए, ठीक ना। पावर के कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले हो गए पावर के। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला हम लोग दोस्तों लगा दें, पी दिया है, वी दिया है, आर पूछ रहा है, पी वी आर, ये वाला फार्मूला लगा दें। पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। सबका वी कांस्टेंट है, वी नियत हो जाएगा। जब वी नियत हो जाएगा तो वी हटा ही दो, ठीक ना। तो P1 अनुपात P1 बटे P2, P1 का क्या हो जाएगा? 1 अपान R1, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट इससे ना लिखकर कैसे लिखता हूँ यार। P1 की जगह पे 1 अपान R1 अपान 1 अपान R2, तो R2 पर चला जाएगा। P1 अपान P2 इक्वल टू R2 अपान R1। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 60। R1 वैल्यू कितना दिया है? 40। 0 0 छटका दो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2। देखो कितना आसान था, बस ये बातें आपको समझना था। दोनों का वी समान है तो वी बेचारे वैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो वी को मैंने हटा ही दिया। P1 का 1 अपान R1, P2 का 1 अपान R2, R2 ऊपर चला गया, तो 3 अनुपात 2, ये आपका आंसर सही आ गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने आ गया है। देखो क्या कह रहा है कि 60 वाट तथा 100 वाट के वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब अब 60 वाट है। देखो मैं पहले लिख दूँ, P1 कितना दिया हुआ आपको? P1 दिया है दोस्तों 60 वाट, और P2 कितना दिया है? 100 वाट। 100 वाट ये है, 2 बल्ब है और दोनों बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब 100 वाट वाला तंतु मोटा है, 60 वाला तंतु मोटा है, दोनों समान मोटाई के हैं, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती है। चलो भाई ये सवाल आ गया है। अब दोस्तों इसको कैसे समझोगे आप? यहाँ पे समझो, विभवांतर तो हटा दो, विभवांतर हटा दो तो आपको क्या मिला? P प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं इसे लिखूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, ठीक है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसका पावर कम, ये बात यहाँ समझ में आ रही है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसका पावर कम, अगर कोई बल्ब है उसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसकी पावर कम होगी, ठीक। अच्छा, अब किसी भी बल्ब का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो बल्ब का प्रतिरोध होता है दोस्तों R इक्वल टू होता है रो L अपान A। तो ये L तो कांस्टेंट हो गया। जब L कांस्टेंट हो गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R प्रोपोर्शनल टू L अपान A। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दोनों की लंबाई समान है। अब लंबाई समान है तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। जिसका एरिया ज़्यादा प्रतिरोध कम, एरिया कम प्रतिरोध ज़्यादा। अब बताओ अपने को क्या चाहिए? अपने को दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए कि 40 वाट 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तो 100 वाट वाला तंतु मोटा है, 60 वाला तंतु मोटा है। तो अब मोटा किसका होगा भाई? जिसका प्रतिरोध है, जिसका पावर ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा, अच्छा पावर अगर मैं एक लाइन और लिखूँ, पावर ज़्यादा उसका होगा जिसका रेसिस्टेंस कम होगा। अपने को पावर ज़्यादा वाला अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, पावर ज़्यादा वाला, अगर पावर ज़्यादा इसका है तो इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। पावर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब रेसिस्टेंस कम उसका होगा जिसका एरिया ज़्यादा होगा। एरिया तभी ज़्यादा होगा जब वो तंतु अधिक मोटा होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आप मैच कर लो कि जिसका पावर ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस उसका कम होगा जिसका एरिया ज़्यादा होगा यानी मोटा होगा। तो 100 वाट वाला तंतु मोटा है, ये बात तो सही है। अच्छा, अगर मान लो दूसरा ऑप्शन आपके मन में आता, 60 वाला तंतु मोटा है, 60 वाला है तो 60 वाला रहेगा तो यानी पावर कम, पावर कम, पावर कम, पावर कम कहाँ गया? पावर कम, पावर कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा कब होगा? जब आपका उसका कम मोटा होगा। तो ये कह रहा है कि अधिक मोटा है, तंतु मोटा है, नहीं भाई ये गलत बात है, ठीक ना। तो ये बात समझ में आई। यहाँ दोस्तों आपको समझना है, सब फार्मूले से मैं बता रहा हूँ, फार्मूले से एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ, ना कि डायरेक्टली ये ऑप्शन है ये ऐसे ऐसे नहीं, ताकि आपको समझ में आए कि पावर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम तभी होगा जब एरिया ज़्यादा होगा, ठीक ना। चलो ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 22। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है। इसको इरेज कर दूं मैं, चलो भाई इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बड़े बढ़िया टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको लगेगा कि हाँ पूरा आपका जो थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है ना, वो थ्योरी आपका यहाँ पे बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है अगर आप एक नंबर के क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 223 आपसे कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 120 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है।
बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। दोस्तों कोई बल्ब है, एक बल्ब है, मान चलो कि ये मैंने बल्ब बना दिया इसे, ये कोई बल्ब है और ये बल्ब को जोड़ा गया है किसी 220 वोल्ट की लाइन से। ये 220 वोल्ट की लाइन है और 220 वोल्ट की लाइन से इस बल्ब को जोड़ा गया है। और जो बल्ब है एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब, और ये जो बल्ब है बल्ब पे लिखा गया है कि इसका जो वोल्ट है वह कितना है, 220 वोल्ट है। बल्ब पर लिखा गया है 220 वोल्ट है और इसकी पावर कितनी है बल्ब की, वह 100 वाट है, 100 वाट है। और इसको 110 वोल्ट, अच्छा यहाँ पे 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया है, 110 वोल्ट की लाइन से सप्लाई से जुड़ा है बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति। अब इसमें बल्ब में कितनी शक्ति होगी, तो बल्ब में शक्ति बोले तो P का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। अब बताओ बल्ब का हमें पावर पता है, चलो भाई ठीक है, बल्ब का हमें विभवांतर पता है, तो हमें क्या पूछ रहा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति यानी P पूछ रहा है। तो अगर इसका पावर पता है, इसका V पता है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध पहले हम लोग निकालते हैं। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान P। तो V की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, 220 गुणे 220 बटे P की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, 100। तो 0 0 0 0 बेचारे बर्बाद हो गए, 22 बाई 484 ओम। तो ये बल्ब का प्रतिरोध आया। अब इस बल्ब के प्रतिरोध को यानी आपको बल्ब का प्रतिरोध मिल गया और बल्ब को कितने से जोड़ा गया है, 110 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो आपको प्रतिरोध मिल गया और बल्ब का प्रतिरोध मिल गया और उसको कितने वोल्ट से जोड़ा जा रहा है, 110 वोल्ट से। अब कितना होगा, इसका मतलब V पता चल गया, R पता चल गया, पावर पूछ रहा है, ठीक ना। तो बल्ब में व्यय होने वाली, क्या पूछ रहा था आपसे, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति, व्यय होने वाली शक्ति। तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति बोले तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। अब की बार भी कौन सा लोगे, जो लाइन सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई कितनी का दिया जा रहा है, 110 वोल्ट का, 110 गुणे 110 बटे बल्ब का प्रतिरोध कितना हमने निकाला, 484, 11 के 11, 11 चौक 44, 44 4 तारीख 11 चौक 44, 11 के 11, 11 चौक 44, 4 बचा, यहाँ पे 100 बचा, 100 बटा 4 कितना आ जाएगा, 25 वाट, 25 वाट। ये आपका भाई आसम सही है, 25 वाट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय हुई, विद्युत कितना खर्चा हुआ। तो जो व्यय खर्चा हुआ था यानी विद्युत कितना खर्चा हुआ, तो व्यय विद्युत ऊर्जा, इसको हम बोल देते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। दोस्तों व्यय विद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, वो क्लास 10 पे आपने बढ़िया सीखा, यहाँ भी सीखा है। व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो वाट कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 200 वाट के, 200 वाट का कितने घंटा चला जा रहा है टेलीविज़न को, 4 घंटे तक। दिन नहीं दिया है, दिन अब ऐसा तो नहीं 0 दिन ना, एक दिन मान लो, ठीक है, बटा 1000। 2 0 तो पहले छटका दो, 4 दूनी 8, 8 बटे 10, 8 बटे 10 का मतलब 0.8 यूनिट हो जाएगा भाई, 0.8 यूनिट, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एल्यूमिनियम तथा जर्मेनियम के एक एक टुकड़े को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो प्रतिरोध जो मैंने दोस्तों आपको बताया था, एक चालक और एक अर्धचालक, दो ले लो, एक चालक और एक अर्धचालक। मैंने आपको क्या समझाया था, एक चालक ले लो और एक अर्धचालक ले लो, अर्धचालक ले लो, जिससे लग रहा मैं सब्जी बेच रहा हूँ ना, एक चालक ले लो और एक अर्धचालक ले लो। तो एक चालक और एक अर्धचालक आपने ले लिया। जो चालक होगा, चालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अर्धचालक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों अर्धचालक जो होते हैं उसको आप टेम्परेचर दोगे ना, तब वो अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसका टेम्परेचर आप कम करोगे रेसिस्टेंस कम होगा, इसमें आप टेम्परेचर को कम करोगे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
ये बात दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी। अब उसी पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्यूमिनियम तथा जर्मेनियम। अब एल्यूमिनियम आपका दोस्तों होता है चालक, एल्यूमिनियम होता है चालक, जर्मेनियम होता है आपका अर्धचालक। जर्मेनियम क्या हो गया? अर्धचालक। अब बताओ, इनको ठंडा किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, ठंडा किया जाएगा T1 केल्विन से T2 तक ठंडा किया जाता है, मतलब टेम्परेचर घटाया जा रहा है। टेम्परेचर घटा जाएगा तो टेम्परेचर के घटाने से तो ये R क्या होगा? R क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्या होगा? घटेगा, एल्यूमिनियम घटेगा, जबकि जर्मेनियम बढ़ेगा। देख लो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ना रट्टा मरवा रहा हूँ, बस ये बात आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ये बात मैंने आपको तरीका भी बताया चार्जर का, मोबाइल का एग्जांपल दे करके कि चालक वाला ऐसे याद कर लो और चालक वाला उसका उल्टा कर दो। अब बताओ, इसका टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बस वही बात हो रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी दोस्तों एकदम इसी टाइप का है। मैं यहाँ पे इरेज करके बता रहा हूँ और इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इरेज करके बता रहा हूँ लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत काम वाली चीज़ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है भाई, ये थोड़ा मैं उस जगह बना लूँ। चलो ये देखो यार, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपसे कह रहा है कि जब एक तांबे का टुकड़ा एवं एक दूसरा जर्मेनियम मिल गया, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, तो यहाँ पे अब की बार क्या जा रहा है? अब की बार यहाँ पे क्या जा रहा है? कॉपर आ जा रहा है और यहाँ पे जर्मेनियम ही है। जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं, फिर ठंडा किया जा रहा है। जब ठंडा किया जाएगा तो अब बता दो भाई, जब ठंडा किया जाएगा तो कॉपर का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। जर्मेनियम का तांबे का प्रतिरोध घटता है एवं जर्मेनियम का बढ़ता है। ये जो ऑप्शन लिखा गया है वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो देखो आपने यही पे तरीका लगाया और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया तरीके से समझ भी गए हो, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैं हो गया, इसका बहुत प्रदर्शनी हो गया ना। चलो इसको हटाते हैं। इस टाइप का दोस्तों आपने चालक अर्धचालक वाला बात समझ में आ गया कि हाँ किसका प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, टेम्परेचर पे कैसे क्या डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 24 × 10⁻⁶ ±5% है। बाईं से दाईं दिशा की ओर पट्टियों के रंग है। दोस्तों ये पट्टियों के रंग वाला ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन ऑल टू ऑल करा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। ये एक ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ आप स्किप कर सकते हो इसको यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बी बी रॉय ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। मतलब बी रॉय है वो कोई अच्छा लड़का है, महान लड़का है भाई। जो कोई महान रहता है ना उसकी बीवी भी क्या मिलती है? महान मिलती है, ठीक ना। इसीलिए बढ़िया से पढ़ लो, ठीक ना। जब बढ़िया से पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाओगे ना तो छोकरी भी बढ़िया मिलने वाली है। वरना पता चला ना कि ढूंढना पड़ेगा, तो अच्छे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो वाले खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सेंटेंस लिखा गया वो सेंटेंस कह रहा है, बस मैंने उसको केवल शब्दों में अपना बयां किया हुआ है। बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब दोस्तों ये कोई ट्रिक है। अब इस ट्रिक पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बी है ये आपका कौन सा कलर होता है? यहाँ पे बी होता है ब्राउन, बी फॉर ब्राउन, बी, ठीक ना। बी फॉर ब्लैक, ब्लैक, ठीक ना, ब्लैक ब्राउन। पहले याद थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये ब्लैक और बी फॉर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड, रेड, ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, वाई फॉर येल्लो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। देखो 3 बी है, 1 बी 2 3 बी ना। तो पहला ब्लैक ब्राउन और थर्ड वाला ब्लू। इसके बाद ये वायलेट, VIOLET वायलेट, और जी फॉर ग्रे हो जाता है यहाँ पे, जी फॉर ग्रे, और W फॉर वाइट, ठीक है। अब ये दोस्तों अगर आपको ये सेंटेंस याद रहता है, एक नंबर क्वेश्चन में आता है, आप सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, तो 1 नंबर में अगर आता है तो यहाँ पे आप लगाओगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 9। बाकी पावर में ये 10 पावर 0 हो जाता है, 10 पावर 1 हो जाता है, 10 पावर 2 हो जाता है, 10 पावर 3 हो जाता है, 10 पावर 4 हो जाता है, 10 पावर 5 डॉट डॉट चलते जाओ। और एक होता है ±5%, ±10%, ±20%, ठीक है। 10%, 20% और 5%। 5% है तो यहाँ पे समझोगे क्या? सोना, सोना समझोगे। 5% है सोना,
10% है तो चांदी, 10% है तो ये चांदी का सहनशीलता होता है, और प्लस माइनस 20% है तो कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। अब देखो मैं आपका क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तो पूरा हो गया, जो क्वेश्चन बताने के लिए जो मुझे ज़रूरी था वो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, और वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर वाइट। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, 24 गुणे 10 की घाते 6 प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। बस वही कलर बता दो भाई। देखो 2 किस पे आ रहा है, रेड, तो पहला कलर कौन सा हो गया, रेड। दूसरा 4 पे कौन आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है। तीसरा कलर 10 घाते 6 वाला, 6 पे कौन आ रहा है, ब्लू हो जाएगा। प्लस माइनस 5% कौन है, सोना बोले तो यहाँ पे गोल्ड लिखा होगा, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन। अब देखो भाई ये ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में देखो तो दोस्तों ये आपका बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बस अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते थे तो ये बताओ कौन नहीं कर लेता, बस ये सबको याद रहता। ये समझो गिफ्ट वाले नंबर थे, गिफ्ट वाला काट दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, 2, 3 तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। क्या मजाक कर रहा है यार ये क्वेश्चन। देखो तुम लोग को हल्के में ले रहा है, कह रहा है कि 2 ओम का और 3 ओम का और 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम, 2 ओम 3 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और उनको किस में जोड़ा है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 10 वोल्ट की समांतर 10 वोल्ट की बैटरी समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये सब जुड़े हैं किससे, कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। और कह क्या रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के भी विभवांतर। अब बताओ, चाहे इसका विभवांतर पूछो, चाहे इसका पूछो, चाहे इसका पूछो, समांतर क्रम में है, सबका विभवांतर समान, समांतर क्रम में है, सबका विभवांतर समान। भाई करंट पूछा होता तो मज़ा आता, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है, तो सबका विभवांतर क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा, सबका विभवांतर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 2 असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी बात ठीक है। 2 असमान प्रतिरोध, देखो मान लो ये कोई प्रतिरोध है, मान लो असमान है, R1 मान लो, ये दूसरा प्रतिरोध असमान है, इसको क्या मान लो, R2 मान लो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। 2 असमान प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए कौन सी बात ठीक है। बताओ दोनों में धारा समान है, कतई नहीं। दोनों में क्या समान है, विभवांतर समान है। दो बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक है, भाई बड़े प्रतिरोध में धारा अधिक है, छोटे प्रतिरोध में धारा अधिक है, ये तो बात आगे पीछे तो हो। बाकी I इक्वल टू होता है V/R, नहीं वो भी नहीं कह सकते हैं। दोनों में वोल्टता पतन समान है, हाँ ये सही है। छोटे प्रतिरोध में वोल्टता पतन कम है, नहीं भाई, चाहे छोटा प्रतिरोध हो चाहे बड़ा प्रतिरोध हो, अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों में वोल्ट क्या होगा, समान होगा, तो वोल्टता पतन दोनों में क्या होगा, समान होगा। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना भाई। दोनों में समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या समान होता है, वोल्ट समान होता है, तो दोनों में वोल्टता पतन जो है वो क्या है, दोनों में समान होगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। देख लो क्वेश्चन कितनी तेजी हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध रहे यार। 10 ओम के 2 प्रतिरोध है और दोनों का समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो 1/R इक्वल टू हर समान है 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, उल्टा कर दो तो R इक्वल टू क्या आ गया, 5 ओम आ गया। लो भाई आंसर हो गया, ठीक है। तीसरे का आंसर हो गया 5 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 अभी यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, वरना मैं 31 को भी यहीं लगा देता है, 31, 32। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, इरेज कर दूँ। चलो तो आप ये क्वेश्चन नंबर 27 को स्किप कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी ये और क्वेश्चंस भाई जानकारी के लिए लेते रहें, बाकी ये नहीं कि हाँ ये भी सिलेबस में है कि नहीं है, इतना मत देखो, ठीक है। एक आध नंबर वाले चल जाते हैं आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया है हम लोग 31 वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 अपने से क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। फिगर आपके सामने बना हुआ है, उसमें आप फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध लगाया है और 2 प्रतिरोध एक डब्बा बना करके लगा दिया ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे यह है आपका बी है, तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। ये दोनों समांतर क्रम में 2 × 2 = 2 + 2,
ये कितना आ जाएगा, इन टोटल का 1 आ जाएगा, और 1 और 2 कितना आ गए, 3 ओम। ये आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया दोस्तों, संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। अब फिगर मुझे बनाना ही पड़ेगा भाई, बिना फिगर बनाए मैं आपको समझा तो नहीं सकता, ठीक ना, बिना फिगर बनाए मैं आपको समझा तो नहीं सकता, इसलिए मुझे फिगर बनाना ही पड़ेगा। ये यह देखो ऐसे ना फिगर, यह गजब। उसके बाद देखो ये ऐसे बना दिया है, ये ठीक सीधे बन जा भाई, सीधे बन जा, ए या वाह, बन गया भाई फिगर मेरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो ए और डी के बीच पूछा हुआ है, तो आवेश ए से चलना शुरू करेगा। अब बेचारा आवेश यहाँ से निकलेगा, कुछ रास्ते ये हैं, कुछ रास्ते ये हैं, कुछ रास्ते ये हैं, ठीक। चलो, जो आवेश इसमें जाएगा, सॉरी आवेश की बात कर रहा हूँ, धारा, जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये कितना कितना दिया है, ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये वाला है 6 ओम, और ये वाला है 3 ओम, और ये वाला भी है 3 ओम। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 6 हो गए। तो फिगर में बना दो क्या ऐसे, 3 और 3 6 ओम। तो ए और बी के बीच में आ गया 6 ओम, बाकी ए और सी यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, ए ऐसे, और ये आपको ऐसे मिला दो, कुछ नहीं हो गया, ठीक है। और ये वाला फिगर तो आपका ऐसे ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे लगा सकते हो। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम, अब ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6, 6 छवा के 36 बटे 6, 6 12, 12 3 36, 3 ओम आया। अब इसकी जगह मैं हटा दूँ, ये भी हटा दूँ, और इसको समझो ये भी हट गया, और इसकी जगह पर कितना आ गया, 3 ओम, ठीक है। दोनों हट करके एक प्रतिरोध लगेगा 3 ओम का। अब बताओ ये और यहाँ पे ये 3 ओम। अब जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें जाएगा, ठीक ना। तो ये और ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, 3 और 3 6। अब ये 6 और ये 3 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 3 9, 9 3 18, 2 ओम। तो ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम। फिर से बात समझ लो, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, तो 3 और 3 6। यहाँ पे मैंने बनाया, देखो मिटा भी दिया, 6 बनाया था ना। अब ये 6 और ये 6 समांतर क्रम में थे, तो 6 फार्मूला होता है भाई समांतर क्रम का, R = R1 है R2 बटे R1 प्लस R2, ये फार्मूला हो गया। तो 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6 कितना आ गया, 3 ओम। अब ये 3 ओम आया ना। अब ये ना जो मतलब ये वाला यहाँ वाला 6 यहाँ वाला 6 हटा करके दोनों जगह पे एक प्रतिरोध लगाया, कितने ओम का, 3 ओम का। ये 3 और ये 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में, 3 3 6। अब ये 6 और ये 3 समांतर क्रम में, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3 कितना आ गया, 2 ओम। 2 और आपका ऑप्शन सही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33। 32 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध R1 व R2 जिनमें R1 इज लेस देन R2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात ठीक है। दोस्तों देखो, मान चलो कि दोस्तों दो प्रतिरोध है, एक पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोस्तों जो R आएगा, ये R छोटा होगा R1 से भी, ये R छोटा होगा R2 से भी, ठीक है ना। ये तुल्य प्रतिरोध जो आता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध है जो दोनों दिए गए प्रतिरोध हैं उनसे छोटा होता है, जबकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है, जो दोनों प्रतिरोध दिया रहता है उन दोनों से बड़ा आता है, ठीक है ना। तो ये R जो आएगा तुल्य प्रतिरोध R1 से भी छोटा रहेगा, R2 से भी छोटा रहेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच करता हुआ सीधा सीधा दिखाई देगा। तो ऑप्शन अगर देखोगे R इज़ ग्रेटर देन, भाई ये तो गलत है, R इज़ ग्रेटर देन R1, वो भी बात गलत है। R इज़ ग्रेटर देन R2, सी वाले ऑप्शन पे देख लो, वो भी बात गलत है। तो R इज लेस देन R1, हाँ ये बात सही हो रही है, ये वाली बात आपको मैच खा रही है, ठीक ना। R इज लेस देन R1, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाए भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 34, चलो जगह चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा जगह चाहिए, इरेज कर दें, इरेज कर दें। चलो भाई मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। लगता है यार अपना वीडियो एक डेढ़ घंटा तो होने वाला है, लगता है 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट पहुँच जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग डाउनलोड करके देख लेना, वैसे तुम लोग डाउनलोड करके देखते भी हो, अच्छी बात है, डाउनलोड करके देख लेने से समय बचता है अपना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 अपना क्या कह रहा है भाई, आपके सामने आ गया है कि
एक आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा, एक तार है उसको 10 बराबर भागों में काट गया है। मान लो कोई तार है उसका प्रतिरोध है आर, इसको 10 बराबर भागों में काटोगे तो पहले भाग आएगा आर बटा 10, दूसरा भाग भी क्या आएगा आर बटा 10, तो वैसे 10 भाग हो जाएंगे, ठीक ना। अब इनको क्या कर दिया रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। उनका तुल्य प्रतिरोध 1 बटा आर डैश इक्वल टू 1 बटा आर बटा 10 प्लस 1 बटा आर बटा 10, उसी तरीके से सभी 10 पद तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक, यही बात भाई सही ना। तो 1 बटा आर डैश इक्वल टू, अब बताओ भाई ये 10 ऊपर चला जाएगा नहीं, 10 बटा आर प्लस 10 बटा आर प्लस डैश डैश 10 पदों तक, 1 बटा आर डैश इक्वल टू, सबका हर बराबर है, अंश में आपस में जोड़ दो, तो 10 कितनी बार है, 10 बार है, तो 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटे आर। तो ये आर 1 बटा आर डैश आया, अपने को आर डैश चाहिए, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बटा आर, नहीं भाई आर बटा 100, आर बटा 100, आर बटा 100 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0.01 आर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 0.01 आर, ये जो भी ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 34 का कौन सा हो जाएगा आपका, 34 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है दोस्तों, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम है, इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध था, देखो क्या गजब गजब क्वेश्चन है ना। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम है। मान लो ये पहला प्रतिरोध है और ये दोस्तों दूसरा प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये R1 मान लो और ये R2 मान लो, इनका तुल्य प्रतिरोध 6/5, तो 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, ये फार्मूला होता है। इसमें कह रहा है कि जो R की वैल्यू क्या दिया है, 6/5 दिया है, R जगह पे 6/5 इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। आगे कह रहा है कि इनमें से एक तार टूट जाता है। मान लो दोस्तों ये वाला तार टूट गया है, अब ये वाला तार टूट गया है तो ये प्रभावी रह ही नहीं गया है, ठीक ना। अब ये प्रभावी नहीं रह गया, ये खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया। तो कह रहा है कि एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो अब ये जो बचा केवल R2, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 ओम हो जाती है। जब ये तार टूट जाएगा इसका काम खत्म हो गया। अब कह रहा है जो प्रभावी प्रतिरोध है उसका 2 ओम, और प्रभावी प्रतिरोध में कौन बचा, केवल R2 बचा, तो R2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो ये R1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटा R1 अपने को निकालना है, R2 वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ठीक ना। तो 1 बटा R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 माइनस 1/2, 1 बटा R इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 से कट गया 5 माइनस 2 3 6 3, 3 आ गया। 1 बटा R इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, 2/6 यानी 1/3। तो R इक्वल R1, ये R1 रहेगा ना भाई, R1 कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो R1 कितना आ गया, 3 ओम, ठीक ना। चलो भाई ये होगा क्वेश्चन नंबर 35। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर, ठीक है। चलो भाई 36 के लिए मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, इरेज कर दे भाई, चलो ये देखो इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 36 जरा देख लो भाई क्या है। आपको कुछ तारें दी गई हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा प्रत्येक तार में अधिकतम अनुमेय धारा 1 एम्पियर बह सकती है। इनका ऐसा संयोग बनाना है जिनका प्रतिरोध 5 ओम हो तथा जिनमें अधिकतम अनुमेय धारा 4 एम्पियर बह सके। आपको कम से कम कितने तार चाहिए। लो भाई क्वेश्चन है, देखो ये समझो जरा। कह रहा है कि आपको कुछ तारें दी गई, कुछ तार दे दिया गया है कि आप उनको जोड़ो, चाहे समांतर क्रम में जोड़ो चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो, किसी भी तरीके से जोड़ो। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, जितने भी तार हैं सबका प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है तथा प्रत्येक तार में अधिकतम अनुमेय धारा 1 एम्पियर बह सकती है और सभी तार में धारा 1 एम्पियर ही बह सकती है। चलो दोस्तों मैं लेता हूँ कुछ तार को मैं ऐसे समांतर क्रम में जोड़ता हूँ, ठीक ना। अब आप सोचोगे सर आप कैसे पता पाओगे कि कितने तारों को श्रेणी क्रम में और कितने तारों को समांतर क्रम में जोड़ना है। इसको ज़रा एक मैं बताता हूँ, अभी आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। ये दोस्तों मैंने ले लिया। अच्छा देखो आगे कह रहा है कि ऐसा संयोग बनाना जिनका प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ये 1 2 3 4 5 मैंने प्रतिरोध लिया और पाँचों प्रतिरोध को मैंने जोड़ा समांतर क्रम में। इसका भी 10 ओम, प्रत्येक प्रतिरोध का यानी प्रत्येक तार का जो प्रतिरोध दिया कितना दिया, 10 ओम, ठीक है।
और आगे क्या कह रहा है, 10 ओम है, प्रत्येक तार में अधिकतम अनुमेय धारा 1 एम्पीयर बह सकती है। इनका ऐसा संयोग बनाना है जिनका प्रतिरोध 5 ओम हो तथा जिनमें अधिकतम अनुमेय धारा 4 एम्पीयर बह सके। मतलब पूरा ऐसा संयोग बनाइए जहाँ से 4 एम्पीयर की धारा ही केवल प्रवाहित हो। यहाँ पे कोई ऐसा सेल उन लगा है और उस सेल से जो धारा जाए वह कितने एम्पीयर की जाए, 4 एम्पीयर की जाए, ठीक ना। कितने एम्पीयर की जाए, 4 एम्पीयर की। अब मान लो दोस्तों यहाँ से 4 एम्पीयर की धारा निकली है, अब यहाँ पहुँचेगी 4 एम्पीयर की धारा। तो अगर सभी प्रतिरोध है, सभी तारों का प्रतिरोध समान है, ध्यान सुनना, सभी तारों का प्रतिरोध अगर दोस्तों समान रहेगा, सभी तारों का प्रतिरोध समान रहेगा तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा जाएगी समान जाएगी। तो अच्छा, अब धारा इसमें कितनी जाएगी, वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1 एम्पीयर जानी चाहिए। तो 1 एम्पीयर मान लो इसमें गई, 1 एम्पीयर इसमें भी, 1 एम्पीयर इसमें भी, 1 एम्पीयर इसमें भी, 1 एम्पीयर इसमें भी। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा मैं चेक कर लूँ जरा। तो मुझे दोस्तों ये दिखाना है कि इनका अच्छा मैं कितना लिया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिरोध लिया हूँ ना। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, हर समान है, अंश को आपस में जोड़ दो, 5/10। 5/10 का मतलब 5/10 तो दोस्त नहीं भाई, गलत हो जाएगा। 4 अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4/10, ये हो जाएगा 4/10। तो 10/4, 4 दूनी 8, 4 5 10। हाँ भाई 4 मुझे लेना पड़ेगा, 5 नहीं 4 लेता हूँ, क्योंकि अपने को टोटल धारा कितनी है, 4 एम्पीयर की है ना। तो अब देखो यहाँ से 4 एम्पीयर टोटल धारा जा रही है, सब 4 एम्पीयर का धारा जा रही है तो ये सभी प्रतिरोध समान है, इसमें धारा भी क्या होगी, सब में समान होगी। 1 एम्पीयर इसमें गया, 1 एम्पीयर इसमें गया, 1 एम्पीयर इसमें गया, 1 एम्पीयर इसमें गया। तो यहाँ पे अपने कितना मिल गया, टोटल 4 एम्पीयर मिल गया, ठीक ना। अच्छा, अब इन सभी का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, देख लो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2.5 ओम। तुल्य प्रतिरोध पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना चाहिए, 5 एम्पीयर। अभी कितना आया है, 2.5 एम्पीयर। अब तुरंत दिमाग काम कर रहा होगा कि अगर इतने संयोजन का 2.5 एम्पीयर आया तो इसी के जैसा और मैं बना दूं तो ये 2.5 और ये 2.5 कितने हो जाएंगे, 5 एम्पीयर हो जाएंगे। ये 2.5 और वो वाले 2.5 कितने हो जाएंगे, 5 एम्पीयर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से और बनाता हूँ, 4 प्रतिरोध और लेता हूँ और चारों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। सभी प्रतिरोध अपने 10-10 ओम के होंगे। ये मैं नहीं, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सब वाले कितने होंगे, 10-10 ओम के होंगे, ठीक ना। अच्छा, इसमें यहाँ पे ऐसे ला करके इसको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 4 एम्पीयर, वापस 4 एम्पीयर आ गई। अब देखो जरा क्वेश्चन को फिर पढ़ो। आपको कुछ तारें दी गई हैं, ठीक है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। देख लो सब तार कितने ओम के, 10 ओम के हैं, तथा प्रत्येक तार में अधिकतम अनुमेय धारा 1 एम्पीयर बह सकती है। किसी में 1 एम्पीयर से ज़्यादा जा रही है क्या, किसी में नहीं, सब में 1-1 एम्पीयर। सब में कितनी है, 1-1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं हो सकती है धारा, जो है 1 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1 एम्पीयर है, इनका ऐसा संयोग बनाना है जिसका प्रतिरोध 5 ओम हो। अब पूरे संयोग का प्रतिरोध कितना आया, 5 ओम। इसका कितना आया, 2.5 ओम। इसका कितना आया, 2.5 ओम। अब ये और ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो टोटल कितना आ गया, 5 ओम। आगे, तथा जिनमें अधिकतम अनुमेय धारा 4 एम्पीयर बह सके। अब इस पूरे में धारा कितनी जा रही है, 4 एम्पीयर बह सके। आपको कम से कम कितने तार चाहिए, तो 4 तार आपने यहाँ पे लिए, 4 तार आपने यहाँ पे लिए। टोटल कितने तार ले लिए, 8 तार ले लिए। कितने तार ले लिए, 8 तार। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके टफ वाले क्वेश्चन में आते हैं, इतने घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन से रेयर केस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी जानकारी रहेगी तो अच्छी बात है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। चलो भाई 37, 38, 39, 40, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना। चलो इरेज कर दे, इरेज करते भाई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपसे क्या कह रहा है कि एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। समझो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एक 90 वाट, कोई देखो मैंने बल्ब लगाया, ये बल्ब हो गया, ठीक है। और ये बल्ब जो है इसका पावर दिया हुआ है, P = दिया हुआ है 90 वाट, और इस बल्ब पर विभव दिया हुआ है 30 वोल्ट, ठीक है। 30 वोल्ट के एक बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में, बल्ब के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया, मान लो प्रतिरोध हमने लगा दिया R, ठीक है। श्रेणी क्रम में तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। अब इसी तार का प्रतिरोध पूछ रहा है और ये कितना दिया है आपको,
100 100 100 100 100 100 120 वोल्ट, ठीक ना, 120 वोल्ट, ठीक। चलो भाई समझ रहा, 120 वोल्ट। ये बल्ब का पावर है, बल्ब का वोल्ट है, बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पहले बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब का प्रतिरोध है, तो बल्ब का प्रतिरोध दोस्तों कितना आ जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P = V²/R। तो R = हो जाएगा V²/P। V की जगह पे हो जाएगा 30 × 30 बटे P की जगह पे 90, 1 0 छटका दो, 3 1 3 3 3 का 9, 3 से काट दो, 10 ओम। तो ये बल्ब का प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम। बल्ब में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा I, सिंस P = होता है VI, तो I = हो जाएगा P/V। P की जगह पे बल्ब का प्रतिरोध 90 वाट और V कितना दिया है 30, 30 तिहाई 90 यानी 3 एम्पियर। अब देखो आप निकाल सकते हो इस R का मान, I = होता है V/R। तो I की जगह पे कितना दिया आपको 3 एम्पियर बल्ब में, इसमें यानी सेल से कितनी धारा निकली भाई, वो बल्ब में 3 एम्पियर तभी आया जब ये सेल 3 एम्पियर की धारा दे रहा है। तो I = 3 हो गया, V वाला 120 वोल्ट, R ये बल्ब का प्लस ये वाला R, तो बल्ब का प्रतिरोध कितना आया 10 + R। तो 3 1 3 3 4 12 40 आ गया, तो 40 + 40 = 10 + R, तो R = क्या हो जाएगा 30 ओम। तो बल्ब के साथ जो प्रतिरोध लगा गया है उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है 30 ओम है, ठीक भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा हो गया आपका 37, ये क्वेश्चन नंबर 37 था, 36 यार, क्वेश्चन नंबर 37 भाई ये, ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक ना। कोई क्वेश्चन मैं भूला हो तो नहीं ना यार, चलो देख लेना यार, भूला तो नहीं मुझे लग रहा है, ये 37 में यहाँ पे लिखा नहीं, 37 था। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बराबर लंबाई के तार 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं, वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। चलो भाई वर्ग बना दो पहले। ये दोस्तों मैंने वर्ग बनाया, ये देखो ये वर्ग बनाया, ठीक। मान लो ये वर्ग है, अभी आयत दिख रहा है, मान लो वर्ग है, वर्ग का ये हुआ विपरीत कोना, ठीक है। तो कह रहा है कि बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाया गया है, ये है 5 ओम का, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाया गया है, ये भी है 5 ओम का, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाया गया, ये भी 5 ओम का, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगाया गया, ये भी क्या है 5 ओम का है, ठीक है। एक वर्ग के आकृति में जोड़े गए हैं, वर्ग के विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध, विपरीत कोना मान लो A है और AB है, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब बताओ A से अगर धारा निकल रही, जो धारा इसमें वही धारा इसमें, तो ये 5 और ये 5 दोनों कितने हो गए 10, ये 5 ये 5 ये भी दोनों श्रेणी क्रम में 10, और ये 10 और ये 10 समांतर क्रम में, तो 10 × 10 बटे 10 + 10, 10 दहा में 100 बटे 10 10 20, 20 पंचे 100। लो भाई A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम आ गया। चलो भाई हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते भाई, इसको रेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, आज चैप्टर को मैंने मिटाया नहीं ना, चलो भाई रहने दो, आप जब तक इतना नहीं मिटाया तो 2 क्वेश्चन के लिए क्या मिटाए ना, एकदम बात सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 पर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा है आपको एक समान तारे दी गई हैं, एक समान तारे दी गई हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X आता है। चलो भाई n प्रतिरोध, n तार हैं और सबका प्रतिरोध R है, तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/R डैश ले लो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अरे सर कितना लिखेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस डैट डैट कर दो n तक, n पदों तक, ताकि तुम कह सको अरे सर कितना लिख रहे हैं, तब मैं बताऊं हाँ n तक लिख रहा हूँ, ठीक ना, n तक। तो अब बताओ इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे कितना होगा, सबका हर समान है, ये 1 + 1 + 1 कितना तक है n तक है, अगर 5 तक होता 5, 10 तक होता 10, 50 तक होता 50, n तक है तो n हो जाएगा n/R। उल्टा कर दो R डैश = क्या हो जाएगा R/n। अब आगे क्या कह रहा है, जुड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध X आता है, तो ये जो R डैश में लिखा हूँ, R डैश मत लिखो, क्वेश्चन वाला कह रहा है X लिख दो, प्रश्नानुसार X = R/n, ठीक है। आगे कह रहा है जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध आएगा,
अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। इनको क्या किया जा रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो मान लो आर, अब की बार मैं आर डबल डैश लिख दे रहा हूँ, आर डबल डैश इक्वल टू आर बट्टे एन प्लस आर बट्टे एन प्लस आर बट्टे एन प्लस डैश डैश कहाँ तक? एन तक, एन तक। सबका हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो। भाई क्या कह रहा है यार, इसको जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अब इन्हें यानी इनको कि इनको, ठीक है। चलो अभी देखता हूँ, अगर यहाँ से ये सेट नहीं होता इसका मतलब कि ये आर वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। चलो आर डबल डैश इक्वल टू हर समान है, अंश को आपस में जोड़ दो, एन आर बटा एन। नहीं भाई, तो ये गलत बात है, ठीक ना। इसका मतलब है कि इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक ना, इसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तब इस तरीके से नहीं सेट होगा। चलो इसका मतलब कि जो आपको वो मतलब जो आर प्रतिरोध हैं, एन तार हैं और सभी तार का प्रतिरोध क्या है? आर है। इनको पहले किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और समांतर क्रम जोड़ने के बाद ये आया। अब इसको किस में जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर डबल डैश मैंने लिख दिया, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश डैश कहाँ तक? एन तक, एन तक, ठीक ना। तो आर डबल डैश इक्वल टू जोड़ दो भाई, एन आर आ जाएगा। अब इस कह रहा कि अब ये कह रहा कि तुल्य प्रतिरोध आएगा। अब तुल्य प्रतिरोध जो आएगा इसमें ये चीज़ नहीं दिख रहा है, इसमें ये बनाओ आर बटा एन, इसको बनाओ। आर बटा एन कैसे बनेगा? देखो जरा, आर डबल डैश इक्वल टू ज़बरदस्ती बनाओ ना, एन आर है ही है, इसको तुम्हें आर बटा एन बनाना है, यानी बटा एन लगा दो। लो बटा एन लगा दिया। अगर बटा एन लगाए हो तो गुणे भी एन कर दो। वाह गजब, मज़ा आ गया ना। चलो और देखो, आर डबल डैश इक्वल टू एन आर बटा एन को मैंने ऐसे लिखा इंटू एन। अब बता दो ये आर बटा एन की वैल्यू क्या है? कहोगे सर एक्स है, तो ये आर बटा एन की जगह पे एक्स, तो एन स्क्वायर एक्स, ये जो ऑप्शन सही है वो जो है ऐसे लिखा है सही है, एन स्क्वायर एक्स, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। तो पहले क्या करना था, उसी एन तार को जिनके प्रतिरोध आर हैं पहले समांतर क्रम में जोड़ दो, फिर उन्हीं तार को जिनके प्रतिरोध आर हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दो, फिर सेट कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है कि एन समान प्रतिरोधक वाले श्रेणी क्रम में उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। एन समान प्रतिरोधक हैं और सबके मान लो प्रतिरोध आर हैं, पहले उनको पहले श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे देखो मान लो एन तार हैं और सबके प्रतिरोध आर हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे क्या आ जाएगा? आर डैश में लिखता हूँ डायरेक्ट, आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आर। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे एन आर। उसके बाद क्या कह रहा है? श्रेणी क्रम में, उसके पश्चात समांतर क्रम में, समांतर क्रम डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ, समांतर क्रम में ये आर डबल डैश, समांतर क्रम वाला कितना आ जाएगा? आर बटा एन। चलो भाई ये आप लोग करके लगा सकते हो, बाकी आप डायरेक्टली मैं देख के लगा दिया भाई, यही किया हूँ फिर वही करूँगा। कह रहा है अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, आपको पता है श्रेणी क्रम में अधिकतम आता है, समांतर क्रम में न्यूनतम आता है, तो अधिकतम बटा न्यूनतम, अधिकतम बटा न्यूनतम, अधिकतम एन आर बटे आर बटा एन, ये आर तो कट जाएगा, एन चला जाएगा ऊपर, आर डैश बटा आर डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो अनुपात आ जाएगा क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोस्तों रहे आपके 40 के 40 क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही वीडियो में दिया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर 40 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लगाने में मज़ा आ गया, और ये चैप्टर जो हमने थोड़ा बहुत कम पढ़ा हुआ था, एक क्वेश्चंस को हमने जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस हैं उसको हमने लगाया, और भी बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस को लगाने से अपनी जो टॉपिक है ना वो अच्छे से मजबूत हुई कि नहीं हुई, क्या मज़ा आया, क्या नहीं मज़ा आया, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, हर एक चीज़ को कमेंट बॉक्स में आप धुआंधार तरीके से गोली की तरह छाप दिया करो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग दोस्तों ये आपका 4 चैप्टर ख़त्म हो गया है, 5वें चैप्टर का ऐसे ही बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अभी आप जो रिकमेंड करो, अभी आप बताओ क्या आपको ये बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस ऐसे कराए जाएँ, या फिर किसी चैप्टर की अगर आपको थ्योरी चाहिए, किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी ये दोस्तों मैं जितने अभी आपके कुमार मित्तल बुक में चैप्टर हैं, हर चैप्टर का पहले मैं विकल्पी तो कराऊंगा ही कराऊंगा, अगर आपके जिस हिसाब से डिमांड आती है उस डिमांड के अनुसार भी मैं काम करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।